मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जूनियर हाई स्कूल की जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। उसको आपको स्वयं को चेक करना है कि हम कितना इसमें क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप 45 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। यदि आप 50 प्लस करते हैं 40 प्लस करते हैं 40 प्लस करते हैं तो आपको और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए अनिवार्य विषय का जो सिलेबस है मैंने सबसे पहले उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर समान विज्ञान भी है, फिर आपका रीजनिंग में एनोलॉजिकल असर्शन, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई है। आप सिलेबस को ज़रूरी होता है कि किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है उसका सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैथ का ये सिलेबस दिया गया है। आप मैथ का सिलेबस देख सकते हैं, फिर आपका ये विज्ञान का पूरा सिलेबस दिया गया है। अब हम विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत हम चलते हैं। अपना प्रैक्टिस मेन मोटो जो हमारा है, हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का यसाई मात्रक क्या है। पहला वोल्ट, दूसरा कूलाम, तीसरा केल्विन, चौथा किलोग्राम। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों कूलाम हमारा आवेश का मात्रक होता है। किसका? कूलाम हमारा कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और वोल्ट मेरे प्यारे दोस्तों विभवांतर का मापक होता है। और केल्विन जो है हमारा टेम्परेचर का मापन होता है। और किलोग्राम हमारा द्रव्यमान का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान का। जितने भी इसमें सेवन जो हमारे मानक मात्रक हैं, मानक जो हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। मानक जो हमारे हैं उनको लिया गया, उनको आप याद कर लीजिएगा जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं। दूसरा क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को किसके बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? पहला गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा गतिज ऊर्जा प्लस विद्युतीय ऊर्जा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए कि बुध ग्रह पर आपका जो वजन होगा वो पृथ्वी के ग्रह पर जो आपका वजन होगा उसका 30% होगा। कितना होगा? 30% होगा। ये चीज आपको पहले मालूम होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका जो बुध ग्रह पर वजन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा 38 इंटू 38 अपान 100 इक्वल्स टू 14.3 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पर वजन पूछा गया। वजन का मतलब यहाँ से आपका भार से है। ठीक है। यदि आपसे पूछता कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 38 किलोग्राम है और तो आप बुध ग्रह पर द्रव्यमान बताइए, तो द्रव्यमान हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? समान होता है। चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे बुध पर हो, कहीं भी ले जाएंगे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन उसका वजन उसका भार हमेशा बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में 273 घटाना होगा, 273 जोड़ना होगा, 273 से विभाजित करना, 273 से गुणा करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज याद होनी चाहिए C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू K-273 सॉरी आप चलिए कहाँ चला गया, आते हैं K/273 200 K-273/5 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जब यहाँ से हम निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको जो निकल के आएगा कि अगर हमें कहे कि केल्विन सेल्सियस पैमाने केल्विन पैमाने के लिए केल्विन पैमाने से हमें जो है सेल्सियस पैमाने पे बदलना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 273 घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप समझ जाएंगे। जब केल्विन से सेल्सियन में कन्वर्ट करना है तो हम 273 से घटाएंगे। अगर केल्विन सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होता तो प्लस करेंगे, लेकिन अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में करना है तो माइनस करेंगे। ये चीज आप जान जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए कि ध्वनि, पहली चीज कि जो ध्वनि है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ध्वनि जो है, जो हमारी ध्वनि है, देखिए यहाँ पर ध्वनि, एक मिनट वेट करिए, देखिए जो हमारी ध्वनि की तरंग है वो कौन सी है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है। तो जो ध्वनि हमारी तरंग है वो अनुदैर्घ्य है। और ध्वनि हमारी तीन प्रकार की होती है, एक अवश्रव्य होती है, दूसरा श्रव्य होती है, तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों पराश्रव्य होती है। ठीक है, अवश्रव्य में क्या होता है, 20 हर्ट से कम होता है, और श्रव्य में 20 हर्ट से 20,000 हर्ट के बीच में होता है, और जो पराश्रव्य होता है वो 20,000 हर्ट से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी चाहिए। तो श्रव्य जो हमारा होगा वो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करती है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। पहला निर्वात, दूसरा कांच, तीसरा पानी, चौथा वायु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, निर्वात, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में हम कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। पहला, जो हमारा पहला है अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा विसरण। तो जो हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो वृत्ताकार दिखता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अपवर्तन का कारण होता है। और कभी हम बर्तन में, किसी बर्तन में पानी है और क्षण वगैरह हम इसमें डाल देते हैं तो क्षण हमारा जो है उभरा हुआ दिखाई देता है, ये भी किसका कारण होता है, अपवर्तन का कारण होता है। दूसरा चीज, तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भी हमारा अपवर्तन का ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा, आप जरा सोच के बताइए। सॉरी दोस्तों, खांसी आने लगी थी। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, मतलब वोल्ट जो होता है वो वर्क अपान आवेश होता है। तो यहां से आपको क्यू निकालना है, आवेश निकालना है, तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान वी। तो 60 जूल अपान 12 जूल इक्वल्स टू 5, तो 5 कूलाम आ गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको, ये सब फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। हाँ, तो रटे रहेंगे तो आपको तुरंत ये सारी चीजें आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। देखिए, मेरे इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें V इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल रहा है। जब V कांस्टेंट बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो धारा का मान जो होगा वो प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। यहाँ पर प्रतिरोध का मान दुगुना किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि धारा का मान आधा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज को कांस्टेंट किया गया है, समान किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, धारा आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये क्या है, ये कार्य करने की दर है, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का सूत्र आमतौर पर टंगस्टन क्यों होता है। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं,
आप सोच के बताइए क्यों करते हैं? इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, इसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसकी उच्च प्रतिरोधकता एवं गलनांक के कारण। ठीक है, टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक हीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं आप बताइए? हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? पहला टेलीफोन, दूसरा बल्ब, तीसरा रडार, चौथा इंजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था, और जो बल्ब का आविष्कार ये एडिसन द्वारा किया गया था। रेल इंजन का आविष्कार स्टीफंस के द्वारा किया गया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? आप गूगल के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि रडार का खोज किसने किया था। आपसे ये पूछा जाता है कि रडार, क्या पूछा जाता है? रडार की फुल फॉर्म क्या होती? तो जो रडार का फुल फॉर्म आपसे होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये चीज होता है, रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? पूछ रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, वनस्पति जीवन पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा सितारों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहों में जंग लगना इसमें से किसका सामान्य उदाहरण है? पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, तीसरा ऊष्माग्राही परिवर्तन, चौथा रासायनिक परिवर्तन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोहे पर जंग लगना है, लोहे के जंग लगने एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया में हम पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पूर्ण अवस्था को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में जंग अगर लग गया है तो लोहे में जंग लगने के पश्चात उसका वजन क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसके पश्चात उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा आप देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये होता है, और एक इसके बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस फार्मूले में कोई भी चीज दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 90 ग्राम पानी है तो आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। जब पानी कहा गया है तो पानी का एटॉमिक वेट कितना होगा? H2O का एटॉमिक वेट 18 होगा। तो यहाँ से हम मोल निकाल लेंगे, मोल 90/18 इक्वल्स टू 5। तो कितना मोल आ गया? 5 मोल आ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई परमाणु हुआ, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा द्रव्यमान संख्या या इसी को हम बोलते हैं परमाणु भार, या इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही हमारा परमाणु क्रमांक होता है।
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु क्रमांक होता है। ये रिलेशन आपको हमेशा हमेशा पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। क्या किया जाता है? लूज किया जाता है। अब एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन में आप ऐसे भूल जाते हैं लोग कि देखिए रिडक्शन मतलब हुआ अपचयन हुआ। अपचयन में हम इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए लूज और गेन दो चीज होगा, या तो लूज होगा या तो गेन होगा। लेकिन देखिए ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर है, तो लूज ओ, ऑक्सीडेशन ओ, तो लूज ओ से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए रिडक्शन और गेन वाले में कहीं भी ये चीजें आपको ये चीजें आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। ऑक्सीडेशन में लूज, देखिए ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन में लूज होगा, और लूज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एसिड के साथ साथ हमारा बेस के साथ भी अपक्रिया करता है, वो उभयधर्मी कहलाता है, एम्फोटेरिक कहलाता है। आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है Al2O3 क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है बताइए, कि निष्क्रिय है, उभयधर्मी है। तो Al2O3 मेरे प्यारे दोस्तों ये उभयधर्मी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है विस्थापन अपक्रिया का, मिश्रण अपक्रिया का, संकलन अपक्रिया का, प्रतिस्थापन अपक्रिया का। तो आप बताइए, इसमें आप एक चीज आप समझ लीजिए कि जो वनस्पति तेल होगा और प्लस हाइड्रोजन मिला करके निकिल की उपस्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों वसा को बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि ये संकलन अभिक्रिया हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो आप बताइए, आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता है कि 17 होता है, लेकिन क्लोरीन आयन जब होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ये 18 हो जाएगी। अब बताइए, इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन दिया गया है, सारी अक्रिय गैस दी गई है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हुआ और नियान का 10 हुआ और इसका मेरे प्यारे दोस्तों 18 हुआ और इसका मेरे प्यारे दोस्तों 36 हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 36। ठीक है, 18 मतलब AR, आर्गन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आर्गन की तरह। क्लोरीन आयन जो है हमेशा आर्गन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? ठीक है, एल्युमिनियम को, प्लेटिनम को, तांबा को, सोडियम को। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के, किसका मेरे प्यारे दो, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट को हम चाकू के माध्यम से काट सकते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट को हम चाकू के माध्यम से काट सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये हाइड्रोजन ये पानी के साथ, वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब पानी के साथ अति अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका सोडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया कि फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है हलीना
करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारा पानी के साथ हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल का मिश्र धातु है, पहला तांबा प्लस जस्ता, दूसरा तांबा और टिन, तीसरा तांबा और एल्युमिनियम, चौथा एल्युमिनियम और टिन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा हमारा तांबा प्लस जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए एथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है, पहला एथेनॉल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्डिंग में एथाइन गैस के साथ हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये हम प्रैक्टिकल में ये चीजें बताई जाती हैं कि एथाइन गैस के साथ जो है हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा वर्कशॉप वगैरह में है उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका, एसिटिलीन गैस का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्त्रियों से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला है एंड्रोलॉजी, दूसरा है एस्टोकोलॉजी, तीसरा है बायो इकोलॉजी और चौथा है डिस्मोलॉजी। तो जो एंड्रोलॉजी है ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है, पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित होता है। अब एंड्रोलॉजी में होता क्या है कि जैसे बच्चा उच्चा ना पैदा कर रहा हो, बांझपन की स्थिति में ये कंडीशन क्या करता है, एंड्रोलॉजी इसके विषय में स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, सिलिटेट कॉलमर इपिथीलियम, दूसरा सरल स्क्वेमस इपिथीलियम, तीसरा स्तरीकृत स्क्वेमस इपिथीलियम, चौथा है कॉलमर इपिथीलियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो क्या होगा, सरल इपिथीलियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, पहला फ्लोएम, दूसरा जाइलम वाहिकाएं, तीसरा भरण ऊतक, चौथा विभोजोतक ऊतक। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती है और जड़ से पानी लेकर के लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और जल बनाता है प्लस ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो अब बताइए, जब ग्लूकोज मतलब भोजन, अब भोजन जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बन गया तो भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कौन सा कार्य करता है, कौन काम करता है, ये हमारा फ्लोएम करता है। और जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है पानी का संवहन करना। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, फ्लोएम किसका काम करता है, भोजन का, और जाइलम किसका काम करता है, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है, पहला खरगोश, दूसरा कंगारू, तीसरा बत्तख, चौथा प्लेटिपस। तो प्लेटिपस क्या करता है, ये अपवाद है, ये स्तनपायी है। स्तनपायी हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो प्लेटिपस है ये क्या करता है, अंडे पैदा करता है। क्या पैदा करता है, अंडे पैदा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा गुलाबी, चौथा क्या है, काला। तो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है ये कॉपर की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा पेप्सिन,
तीसरा एमाइलेज, चौथा लाइपेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जो पेप्सिन जो हमारा पेप्सिन है, ये क्या काम करता है? पेप्सिन हमारा ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देता है? ये तोड़ देता है, ठीक है। और एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। याद कर लीजिए, एमाइलेज का क्या काम होता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज का काम क्या होता है? ये वसा का क्या करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है, वसा का हाइड्रोलिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? पहला शिराएं, दूसरा फेफड़ों तक जाने वाली रक्त कोशिका, तीसरा धमनी, चौथा फेफड़ों की धमनियां। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक शिरा होता है और दूसरा धमनी होती है, तीसरा होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, और एक होता है फुफ्फुस शिरा। तो आपको याद होना चाहिए शिरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और फुफ्फुस जो धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, और जो फुफ्फुस शिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको जब हमारा हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त ले जाना होगा, तो कौन सा रक्त होगा? शुद्ध होगा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। इसका मतलब वो धमनी के माध्यम से जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धमनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? पहला जिगर, दूसरा फेफड़े, तीसरा पेट, चौथा गुर्दे से। मेरे प्यारे दोस्तों, डायलिसिस में क्या होता है कि कृत्रिम ढंग से हमें क्या किया जाता है? ब्लड को जो है प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है। जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देती है तो कृत्रिम ढंग से ब्लड को जो है प्यूरिफाई किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? पहला कंडरा, दूसरा जंतु, तीसरा तंत्रिकाक्ष, चौथा उर्विका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडरा होगा। कंडरा को हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। टेंडन क्या काम करता है? ये बोन को मसल से ऐड करता है। और बोन टू बोन कौन ऐड करता है? जिसको बोलते हैं स्नायु, या इसी को बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है। बोन को बोन से, स्नायु या लिगामेंट, और मसल्स को बोन से जो ऐड करता है वो टेंडन या बोलते हैं कंडरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड, इसी से आप समझ जाएंगे कि थायरॉक्सिन मतलब हुआ घेगा रोग, थायराइड ग्लैंड। तो घेगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन। तो इसमें आयोडीन ही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आयोडीन। इससे आप समझ जाएंगे, सोडियम फोडियम कोई का मतलब नहीं है, क्योंकि थायरॉक्सिन जहां भी होगा वो आयोडीन से रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पहला प्रोस्टेट, दूसरा वृषण, तीसरा वास डिफरेंस, और चौथा है वीर पुटिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा प्राथमिक यौन अंग है पुरुषों में वो वृषण है। वृषण को क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? पहला योनि है, दूसरा गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, और ये अंडाशय है, और ये हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, गर्भाशय, ठीक है। जो मनुष्यों में निषेचित अंडा होता है वो गर्भाशय में जा करके
प्रत्यारोपित हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय में ही हमारा निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण का जो है विकास होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान में कि बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में निम्नलिखित में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। पहला बिनोला के तेल में, जैतून के तेल में, कार्ड लीवर तेल में, सूरजमुखी के तेल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपको विटामिन डी जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, सनलाइट में, लेकिन जो हमारा कार्ड लीवर का तेल है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं क्वाशियोरकर। ये ठीक है, क्वाशियोरकर। और पेलाग्रा किसके कारण होता है, ये विटामिन बी3 के कारण होता है जिसे नियासिन हम कहते हैं। ठीक है, और रिकेट्स किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण। बेरी किसके कारण होता है, विटामिन बी के कारण, जिसे हम थायमीन कहते हैं, रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस की जो बीमारी है वो नस फटने से, रक्त से, थायराइड ग्लैंड से, फेफड़े से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थ्रोम्बोसिस में होता क्या है कि थ्रोम्बोसिस में हमारे ब्लड में थक्का जमने लगता है। क्या जमने लगता है, थक्का। तो ये जो कि थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित है, ये रक्त से संबंधित है। ठीक है, और अगर पूछे विटामिन किससे है, तो विटामिन के की कमी से ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ, साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, हरित शैवाल और जीवाणु। यहाँ पर एक चीज आपको जानने की जरूरत है, हरित शैवाल और एक हरित शैवाल होता है और एक नीली हरित शैवाल होता है। नीली हरित शैवाल को मेरे प्यारे दोस्तों साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल हमारा पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ। तो हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में ये आप समझ लीजिए कि हरित शैवाल बाद का है, थोड़ा विकसित है, लेकिन जो नीली हरित शैवाल है ये सबसे पहले हमारा पृथ्वी पर आया। ठीक है, और यही जो है ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो है जनरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो पहला क्या है, पहला है क्लेडोफोरा, दूसरा कारा, तीसरा यूलोथ्रिक्स, चौथा मार्सिलिया। तो आपको ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि थैलोफाइडा ग्रुप समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि मार्सिलिया मेरे प्यारे दोस्तों टेरिडोफाइडा से है। किससे है, टेरिडोफाइडा, टेरिडोफाइटा। और यूलोथ्रिक्स और कारा ये सारे जो है थैलोफाइटा से संबंधित है। और जो रिक्सिया होता है, रिक्सिया जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये किससे है, बायोफाइटा से। इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछता है कि रिक्सिया किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। और मार्सिलिया जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। और यूलोथ्रिक्स जो है मेरे प्यारे दोस्तों थैलोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, ये तीनों चीजें आप अच्छे से, एक एंजियोस्पर्मी और जियोस्पर्मी, ये चीजें नग्न बीजी और आवृत बीजी, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे घटित होती है। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से, वायुमंडल से लिए, जड़ से पानी लिए, और सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की सहायता से क्या करेंगे, ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, प्लस वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं।
पानी को भी उत्सर्जित करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये रिएक्शन यदि आपको याद है तभी आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधों में निम्नलिखित के एक चीज बीज में परिवर्तित होता है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बीज में क्या परिवर्तित होता है, बीजांड, और अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, फल में, और बीजांड किस में होता है, बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, मक्के का तेल, सार्डिन, पालक, गेहूं का उत्पाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों वो सार्डिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, फ्रेडरिक ने, अल्ब्रेक्ट ने, फोवल लेवेने ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो सब मेरे प्यारे दोस्तों आप तो लगाएंगे तुरंत वाटसन और क्रिक ने, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि इन्होंने डबल हेलिक्स संरचना दिया था, डबल हेलिक्स संरचना दिया था, लेकिन फ्रेडरिक महोदय ने इन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग करने का काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। जो हमारा पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, हमारा जो पोलियो वैक्सीन है ये अल्बर्ट सॉविन के द्वारा विकसित की गई थी। आपको बताना है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, एडवर्ड जेनर के बताया था, और आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के विषय में भी बताया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये तीनों बाकी के किस चीज़ का आविष्कार किए थे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप होता है। तो जो पाचन के पश्चात हमारा ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाता है, एटीपी के रूप में, एमिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और एमिनो ट्राइफॉस्फेट के जो पश्चात ये की कौन सी ऊर्जा होगी, ये हमारी रासायनिक ऊर्जा होगी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि अपगार स्केल क्या है। अपगार स्केल मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, आप बताइए क्या है, सोच के बताइए। अपगार स्केल मेरे प्यारे दोस्तों, नवजात, जब माँ के पेट में नवजात शिशु जो है, मतलब भ्रूण का जब जो है पलना स्टार्ट होता है, तो उसकी स्थिति के बारे में, उसकी भौतिक स्थिति कि बच्चे की स्थिति सही है कि नहीं है, तो अपगार टेस्ट किया जाता है, और ये पता जो है अपगार स्केल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है, मेरी डायटम, एनावीना, देख लीजिए एनावीना, और ये लाइकेन है, और स्पाइरोगाइरा है। तो आपको पता है कि लाइकेन मेरे प्यारे दोस्तों कवक और शैवाल का क्या है, कवक और शैवाल का सहजीवी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया है, क्या होगा, लाइकेन होगा, क्योंकि लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। ठीक है।